मार्केट में दोस्तों गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। जैसी एक्सपेक्टेशन की थी वही आज निफ्टी में देखने को मिला है। कल हमको गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेशन दिया था कि यूएस मार्केट अच्छा कर रहा था, डाउ जोन्स सही था, नैस्डैक सही था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेशन दिया था कि निफ्टी कल गिर सकता है। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, आईटी कंपनीज। निफ्टी नीचे 154 पॉइंट्स, 0.64% की मंदी है। निफ्टी बैंक भी साथ में नीचे चला गया, 0.48% की मंदी। मिड और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी आई है, अच्छी तेजी इन द सेंस कि निफ्टी की कंपैरिजन में काफ़ी सही परफॉर्म किया है। बेसिकली ब्रॉडर मार्केट अगर गिरता है तो निफ्टी की कंपैरिजन में स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा गिरते हैं। ज़्यादा गिरे भी नहीं और बल्कि ऊपर भी चले गए। ये एक अच्छा पॉइंट है। लेट्स सी कि स्मॉल कैप अभी किस तरफ बढ़ने की कोशिश करा है। अभी वीकेंड है, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में स्मॉल एंड मिड कैप को लेकर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यूएसडी भी थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया, 94.38 यानी रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था। एडवांस की कंपनीज और डिक्लाइन की कंपनीज दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही दिखाई दी है। जबकि सेक्टर्स की बात करें तो आज फार्मा एनर्जी प्लस में जाके बंद हुआ है, बाकी एफएमसीजी है, बैंक से, फाइनेंस से, ऑटोमोबाइल है, सरकारी बैंक से, सब कुछ नीचे गए। लेकिन निफ्टी आईटी 3.5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दे चुका है। कल मैंने आपको कहा था कि जिस तरह की गिरावट अभी चल रही है इन्फोसिस के एडीआर में, यानी कल के दिन, और एसेंचर में, कितना गिरना चाहिए? तकरीबन 5% के आसपास तो गिरना चाहिए, मोर देन 5% के आसपास गिरना चाहिए। वही हमने देखा। आई थिंक 6% का लो लगाया था निफ्टी ने, और उसके बाद में 2.5% की रिकवरी हमको लोअर लेवल से देखने को मिली है। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें विप्रो आ जाती है, अच्छी रिकवरी मिली है नीचे से। ओएफएसएस की जो स्टॉक है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी मिली है, तो इसके बेसिस पे निफ्टी आईटी ने रिकवरी करके क्लोजिंग दी है। बट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये रिकवरी ट्रैप है या फिर सही में मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बॉटम फिशिंग कर रहे हैं या फिर वैल्यू बाइंग कर रहे हैं इन आईटी कंपनीज में, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। साथ में आप देख सकते हैं एसेंचर 18% नीचे, और जबकि जो अपनी आईटी कंपनीज हैं वो इतनी कुछ खास नीचे नहीं गिरी, और उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कल के वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने टोटल आपको डिस्कशन करके बताया था एसेंचर और अपनी आईटी कंपनीज को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आ जाते हैं वॉर की सिचुएशन के लिए, ब्रॉडर मार्केट के लिए, कि क्रूड कैसा कर सकता है, क्या सिचुएशन अभी के समय है। ऑफिशियल न्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि अनऑफिशियल न्यूज़ के अंदर तो कई बातें कही जाती है। तो शाम की न्यूज़ है 4:30 बजे के आसपास, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ईरान की जो अथॉरिटी है वो कहती है कि आपको ईरान से रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी अगर आपको हॉर्मुज से गुजरना है तो। अब देखो, हॉर्मुज के अंदर पहले ऐसा कुछ नहीं था, हॉर्मुज फ्री था, कोई रिक्वेस्ट परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। बट जब ये अटैक हुआ है उसके बाद में ईरान, आई थिंक अभी आप पूछोगे मुझसे कि इस वॉर के अंदर विक्ट्री किसकी हुई है, बेसिकली विक्ट्री हम कह सकते हैं कि ईरान की हुई है, क्योंकि ईरान के पास में वो सब चीज़ें आ चुकी है जो उसके पास में नहीं थी, और यूएस के हाथ से वो सब चीज़ें निकल चुकी है जो उसके हाथ में थी। यूएस के जो गोल्स थे वो भी अचीव नहीं हुए। इजराइल डेफिनेटली फाइट कर रहा है अपने गोल्स के लिए, बट यूएस और ईरान के बीच में अगर आप मुझसे पूछोगे तो यस, यूएस को कुछ खास नहीं मिला। आप देख सकते हैं ईरान के हाथ में एक न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसको न्यूक्लियर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इनको बंद करेगा तो फिर अच्छी अच्छी कंट्रीज़ को घुटने पे आना पड़ता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, और कुछ नए रूल्स हैं शिप्स के लिए, वो बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया का रोल ये होना चाहिए कि जितने भी टाइम तक हॉर्मुज ओपन है, 60 डेज़ की तो ऑफिशियल बातचीत की है, बट 60 डेज़ मुझे लगता नहीं है। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है उतना एनर्जी हम वहाँ से इम्पोर्ट कर पाए। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ओनली ऑफिशियल रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो पहले ऑफिशियल रिक्वेस्ट लो, उसमें टाइम लगेगा, और साथ में आप देख सकते हैं कि 48 घंटे की एडवांस रिक्वेस्ट चाहिए। और आई थिंक ये एमओयू में होगा, और ये एमओयू डिटेल में डिस्कस करने के लिए सामने दिया नहीं है जनता को। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी है मोटा मोटी लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे किस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो 48 आवर्स की एडवांस परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ में ईरान ने बोल दिया है कि कोई फीस हम नहीं लेंगे फॉर 60 डेज। तो यही एमओयू में शामिल किया था, और ट्रंप ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी कोई फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। यह है ऑफिशियल एमओयू, और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं अभी चीज़ें एक्ट भी हो रही है। साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। कल हमने डिस्कस किया था इंडिया की भी 40 जो शिप्स हैं वो अब हॉर्मुज के रास्ते से निकलेगी। ऑब्जर्वेशन यह है कि 25 वेरीफाइड कमर्शियल वेसल्स निकले हैं, और ये हाईएस्ट है सिंगल डे काउंट सिंस अप्रैल
18। ठीक है, तो ये हाईएस्ट अभी काउंट है और यहाँ पे हॉर्मुज ओपन हो चुका है ऑफिशियली। सो इसके बेसिस पे यस, हम इसको एक गुड न्यूज़ के रूप में देख सकते हैं। और इंडिया की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी एलपीजी कुकिंग गैस, इसकी रिकवरी का जो फेज़ है ना वो स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से, यानी नेक्स्ट मंथ से। और नेक्स्ट मंथ से हो सकता है जो भी शॉर्टेज अभी है, जो भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के, जो भी प्राइसेस इंक्रीज हुए, इसका भी इम्पैक्ट हुआ है इन्फ्लेशन के ऊपर, हो सकता है वो प्राइसेस गिरते हुए देखने को मिल जाए। साथ में देखिए दोस्तों, ईरान तो है ही, इसराइल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसराइल और हिजबुल्लाह, अब इन्होंने अग्रीमेंट कर दिया है सीज फायर का, देखते हैं कब तक रहता है। और ये आज शाम को 4 बजे, अभी कुछ टाइम पहले से, फ्राइडे के दिन से सीज फायर यहाँ पे लग चुका है। सो ये भी प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये नहीं है, अभी प्लस पॉइंट देखो 2 दिन है, अभी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। सो वो चीज़ है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। आगे चलते हैं, ब्रेंट की बात कर लेते हैं। ब्रेंट इतना देखो नीचे नहीं आया है, ये जो न्यूज़ आई है ना ये काफ़ी अच्छी है। हॉर्मुज ओपन हो गया, कोई फीस नहीं है, तो ऑयल की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से पहले जैसी आ चुकी है। तो सप्लाई अगर पूरी आ जाती है तो प्राइस गिरता है। बट मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है या जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है क्रूड ऑयल के, वो अभी भी क्रूड को नीचे नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि डर है कि वापस से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन में यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ये आज का डे चार्ट है और इसमें सुबह 9 बजे के आसपास क्रूड 79 था, उसके बाद में एक जंप आता है, उसके बाद में वापस से 79, फिर 80 प्लस पहुंचता है और वापस से 79। सो अभी क्रूड के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी फेस करने को मिल रही है। सो निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं है, निफ्टी रिवर्स्ड है और अप ट्रेंड के अंदर है। ये छोटी सी गिरावट आज हमने देखी है और ये गिरावट थी निफ्टी आईटी की वजह से। बाकी जो निफ्टी का चार्ट है वो बुलिश देखने को मिलता है। लेकिन जो सिचुएशन है ब्रेंट की, कि ब्रेंट अभी इतना नीचे नहीं गिरा है, तो काफ़ी स्लोअर पेस के साथ में ऐसे में मार्केट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आईटी कंपनीज को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं, या आईटी सेक्टर को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इन्फोसिस, विप्रो, एडीआर क्रैश 10% ओवरनाइट, ये कल हमने डिस्कस किया था। एसेंचर ने अपनी गाइडेंस को कट किया है पूरे साल की, ऐसा नहीं अगले क्वार्टर की गाइडेंस को कट किया है, पूरे साल की गाइडेंस को कट किया है। तो उसका इम्पैक्ट भी होता ही है। कंपनीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओएफएसएस ये स्टॉक प्लस में था, बाकी हर एक कंपनी के स्टॉक्स नीचे थे। विप्रो कम गिरा है, क्यों गिरा है उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाकी कोफोर्ज और परसिस्टेंट का नाम तो आपको देखने को मिलता ही है सबसे पहले, यानी ऊपर आपको देखने को मिल ही जाता है। और क्यों दिखता है वो आपको बताइए, एआई के ऊपर इनका थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। अब देखिए दोस्तों, एआई को याद करें तो याद आता है एंथ्रोपिक, याद आता है ओपन एआई। दोनों राइवल हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, दुश्मन हम बोल सकते हैं, एंथ्रोपिक और ओपन एआई। दोनों कंपनीज इस साल के एंड में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 महीनों में आपके जो ब्रोकिंग अकाउंट है जिसमें ग्रो आता है, जीरोधा आता है, वो आपको अवेलेबल करवाएगी यूएस स्टॉक्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कमेंट आता है एंथ्रोपिक के जो सीईओ है उनकी तरफ से। आपको याद होगा एआई समिट थी और उसके अंदर आपने ये इमेज देखी होगी, ये वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें मोदी जी ये जो बड़े बड़े सीईओज है कंपनीज के, इनके हाथ पकड़ के इनको एक विक्ट्री पोज देते हैं। बाकी जो सीईओज हैं उन्होंने आपस में अपने हाथ पकड़े थे, मिलाए थे, लेकिन ये है एंथ्रोपिक के सीईओ और ये सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ। इन्होंने देखिए दोस्तों हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि दोनों राइवल्स हैं, दोनों एक साथ कैसे हाथ पकड़ सकते हैं। सो इसको लेकर कई महीनों बाद एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा है कि काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट वहाँ पे बन गया था पीएम मोदी और राइवल सैम के साथ में। और ये भी कहा है कि ये जो एआई समिट थी ये पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड थी, यानी ऑर्गेनाइजेशन किया ही नहीं था इंडिया ने, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज थी। इंडिया को नहीं पता था कि क्या करना है, तो एकदम से फोटोज़ क्लिक करने के लिए स्टेज पे बुला लिया और हाथ ऊपर करने के लिए कहा। सो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बयान अभी के समय बन चुका है, मुद्दा भी पॉलिटिकल भी बन चुका है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस भी अभी काफ़ी चल रहा है। बाकी इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर एंथ्रोपिक का सीईओ इंडिया के लिए इस तरह का कमेंट कर सकता है, इट मीन्स उनको पता है कि अभी जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, वो हमारी कंपनी में है, यानी एंथ्रोपिक में है। अभी इंडिया कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकता है, तो इस तरह की कमेंट ईजिली किया जा सकता है। साथ में आगे चलते हैं और इसके अंदर हम नोट करते हैं समीर अरोड़ा। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर है जिसमें
इंडियन मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं और यूएस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। सो एक न्यूज़ मैंने आपको कई साल पहले दी थी जिसमें आईटी कंपनीज़ ने अपने टॉप को लिया था और टॉप के बाद में आईटी कंपनीज़ में रिवर्सल हुआ था। तब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से, पर्सनल पोर्टफोलियो से और साथ में जो इनकी होल्डिंग्स हैं क्लाइंट्स की, उसके अंदर से आईटी कंपनीज़ को पूरी तरह से हटा दिया था, पूरी तरह से। तो ये आईटी कंपनीज में से अपनी होल्डिंग हटा चुके हैं। आज तक एक भी आईटी कंपनी का स्टॉक इन्होंने नहीं खरीदा। सो ये काफ़ी सही है, मतलब इस मार्केट के अंदर, इस माहौल के अंदर जो राइट डिसीजन लिया है, जो मतलब दिमाग से सोच समझ के जो डिसीजन लिया है, जो बिल्कुल सही साबित हुआ है, वो इनका हुआ है। बाकी अभी भी काफ़ी सारे फंड्स मैनेजर हैं जिसमें वो पराग पारिक, फ्लेक्सीकैप भी आता है जिसमें उन्होंने भी आईटी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनका व्यू अलग है, उनका व्यू डिफरेंट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे देखो, मैं दोनों के व्यूज़ आपको बताता हूँ, आप अपने कमेंट नीचे करिएगा। ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ये मिंट कर रहे हैं बिलियंस। एआई बूस्टिंग इंडियन स्टॉक्स, इन्फोसिस, टीसीएस, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीर अरोड़ा ने आंसर दिया है। देखिए, आंसर मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन कर दिया है कि जब ये जो एंटरप्राइजेस हैं, ये जो कंपनीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, ये एंथ्रोपिक को और ओपन एआई को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, ऑब्वियस है, एंथ्रोपिक के पास में काम आ रहा है, एंथ्रोपिक के पास में रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपने देखा मार्केट कैप कितना पहुंच चुका है। सो अगर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, वो एआई अडॉप्ट करने के लिए एंथ्रोपिक की, ओपन एआई की हेल्प करेगी, ऐसा हमने सुना है, ऐसा अपन अभी सुन पा रहे हैं। पराग पारिक, फ्लेक्सीकैप के जो फंड मैनेजर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी एआई कंपनीज को चलाने के लिए अपनी जो आईटी कंपनीज है उनकी हेल्प चाहिए होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जब क्लाइंट सीधा इनको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लाइंट सीधे इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहां पे टीसीएस और इन्फोसिस की क्या नीड पड़ रही है? सो ये क्वेश्चन किया है। इनके कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आईटी कंपनीज है उनकी इतनी कुछ खास नीड नहीं होगी जितना मार्केट के अंदर कहा जा रहा है। सो आप इस पर अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखो, मैं अग्री डिसअग्री करूंगा अगले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट को देखने के बाद में कि क्या रिजल्ट आते हैं, और उससे पहले मैं अपना जो भी फॉर्मेट है, किस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन है। आप इस वीडियो को देख लेना अगर आपने इसको देखा नहीं है। मैंने इसमें आपको डिस्काउंट बताया है कि कितना डिस्काउंट अब आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन में आ सकता है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको जरूर से देख लेना। अभी फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ कि वैल्यूएशन ये निफ्टी आईटी की है, और जिसमें हम कब से देख रहे हैं, 2006 से लेकर अभी तक की वैल्यूएशन देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ग्रीड, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फियर। सो जब भी अगले क्वार्टर के या फिर कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे आने वाले होते हैं, या फिर कुछ ऐसा कंपनी कर रही होती है, कुछ ऐसा मार्केट के अंदर हो रहा होता है जिसमें लगता है कि नंबर्स अच्छा आएंगे, तो स्टॉक्स को प्रीमियम मिलता है, वो ओवर वैल्यूड होते हैं। और जब भी ऐसा लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में बहुत निराशा लगेगी, नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, कंपनी लॉसेस में भी जा सकती है, तो फिर क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है वैल्यूएशन में। जैसे यहाँ पे हमने देखा वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें हमने देखी, क्लाउड, तो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स आसमान में चले गए। उसके बाद में, उससे पहले हमने ये देखा कोविड का बॉटम, उससे पहले यहाँ पे ट्रंप जी थे, उस समय भी आईटी कंपनीज को काफ़ी परेशान किया था, तो ये कुछ बॉटम्स बने थे। सो यहाँ पे होता है फियर। सो एक्सट्रीम फियर अभी मार्केट में है, इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर सवाल उठ चुका है, तो क्यों ये कंपनीज यहाँ तक नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन मेरा है, यानी यहाँ तक आना बनता है। बट डीआईज जिस तरह से बाइंग कर रहे हैं, वैसे वैसे ये जो आईटी कंपनीज है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। एसेंचर भी यहाँ तक पहुँच चुका है, बल्कि यहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है, उसकी जो वैल्यूएशन है उसके बॉटम को भी तोड़ चुका है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक, आई थिंक, ये वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, जब तक रीजनेबल नहीं होगा बिजनेस, ऐसा पर्सनली यहाँ पे डेटा को देखकर मुझे लगता है। उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी करिएगा, फिर आपको सही लगता है आईटी कंपनी में निवेश करना नहीं करना, तो उसके हिसाब से आप सोचिएगा। बाकी आप अपना जो व्यू है नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के चारों वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।